हमने M2 पॉजिटिव ऑब्लिक M अगर सुना तो उसके लिए जो क्वेश्चंस बनने थे वो ये थे कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सीरीज में लगातार लेस नेगेटिव पाते हो, तो ई नॉट की वैल्यू किसी सीरीज में लेस नेगेटिव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे पीरियड में जा रहे थे लगातार आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का सम बढ़ रहा था, यानी पॉजिटिव सेगमेंट बढ़ रहा था, इस कारण से ई नॉट की वैल्यू लेस नेगेटिव होती गई। फिर आपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखे, मैग्नीज रेडॉक्स कपल की वैल्यू अनएक्सपेक्टेड मोर नेगेटिव हो गई, फिर निकल रेडॉक्स कपल की भी, फिर इसके बाद कॉपर रेडॉक्स कपल की ई नॉट वैल्यू का पॉजिटिव होना और जिंक की भी मोर नेगेटिव होना। इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो मिले थे हमें सबके लिए पर्टिकुलर आंसर बताया गया रीजनिंग कि D5 कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज रेडॉक्स कपल के लिए, उसके बाद जिंक के लिए D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल, निकल के लिए मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी थी पूरे सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, और कॉपर के लिए ये कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को कंपनसेट नहीं कर पा रहा था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये समरी थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, है ना, रेडॉक्स कपल M2 पॉजिटिव ऑब्लिक M के ट्रेंड के लिए रीजनिंग। इसके बाद आपसे डिस्कस किया गया कॉपर की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग और M3 पॉजिटिव ऑब्लिक M2 पॉजिटिव रेडॉक्स कपल में। तो मैंने आपसे कहा कि जहां ई नॉट की वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी, इसका मतलब उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, और जहां पे ई नॉट की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी मतलब वो फेवर करेगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपको एग्जांपल याद आए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑब्लिक क्रोमियम 2 पॉजिटिव रेडॉक्स कपल, इसकी वैल्यू आपको याद हो कि -0.41 वोल्ट थी। इसका मतलब ट्रांजिशन ये होगा कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाने की टेंडेंसी रखेगा, यानी ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा। वहीं पे अगर मैग्नीज रेडॉक्स कपल की बात करें हम, तो यहाँ पे वैल्यू थी +1.57 वोल्ट। इसका मतलब मैग्नीज 3 पॉजिटिव की टेंडेंसी थी कहाँ जाने की, मैग्नीज 2 पॉजिटिव की। तो ये ई नॉट की वैल्यू से रिफ्लेक्ट होती थी केमिकल रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्टेबल था, स्टेबल P2G3 कॉन्फ़िगरेशन का है, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन का है। तो सॉल्यूशंस के अंदर स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट होगी ई नॉट की वैल्यू से। ई नॉट वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव रहेंगी, इसका मतलब उतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उस करस्पॉन्डिंग रेडॉक्स कपल में स्टेबल होंगी। ठीक है, कॉपर की स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग बात ये हुई थी कि कॉपर प्लस एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल नहीं होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग दो फैक्टर आपको बताए गए थे। एक पहला कि कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कॉपर पॉजिटिव से। तो यहाँ पे कारण ये था कि इसका ग्रेटर चार्ज और साइज में छोटा होना, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन एंड ग्रेटर द चार्ज ऑन एन आयन, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी को इंक्रीज कर देता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा रिलीज होगी वही कंपनसेट होती थी और सेकंड आयोनाइजेशन प्रोवाइड करती थी। ये था आपका सेगमेंट। इसके अलावा आपसे बोला गया कि ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देखने को मिलती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, तो ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइजेस, तो इनके जो बने हुए आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड होंगे बहुत मजबूत होंगे। फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में हाई हो जाती है बॉन्ड एंथैल्पी और हाई होती है लैटिस एंथैल्पी। तो आयनिक नेचर होने पे लैटिस एंथैल्पी हाई
और अगर कोवलेंट नेचर है जैसे +4 +5 +6 +7 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ट्रांजिशन मेटल शो कर रही हैं तो इस केस में कोवलेंट नेचर दिखाएंगी और कोवलेंट नेचर में हाई बॉन्ड एंथैल्पी होना ऑक्साइड्स और फ्लोराइड के केस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी सुपीरियरिटी पूछी गई कि इन दोनों में कौन सुपीरियर हुआ, तो आपको याद हो कि ऑक्साइड्स है ना आर सुपीरियर देन फ्लोराइड। रीजन ये था कि ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी जो नहीं मिलती है आपको फ्लोरीन में या फ्लोराइड्स में। ठीक है, तो ये था आपका सेगमेंट। इसके बाद किताब में आप टॉपिक पाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे स्टार्ट हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांजिशन मेटल्स और उनके आयंस शो करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके आयंस या उनके कंपाउंड्स आपको पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों दिखाते हैं? तो बच्चों इसे आप फर्स्ट चैप्टर से सुनते आ रहे हैं या जहां भी रीजनिंग आई है 9 चैप्टर जो भी लोग भी सुने हैं, तो अगर आपको याद हो कि ट्रांजिशन मेटल्स या किसी भी आयन के अंदर क्या होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो बच्चों अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो तरीके के मोमेंटम दिखाते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड वो घूम रहे होते हैं तो ऑर्बिटल है ना मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एक, दूसरा अपने स्पिन में यानी अपने एक्सिस के अराउंड जब वो स्पिन करते हैं, यानी ये एक्सिस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दो मूवमेंट कौन कौन से, ऑर्बिटल मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन अराउंड द इट्स ओन एक्सिस, ये अराइज करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हर आयन या एटम के अंदर प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, सीधा जवाब याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स शो पैरामैग्नेटिज्म, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे किसी आयन का आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए दिया जाए तो एक थोड़ा सा है ना शॉर्टकट ट्रिक दी जा रही है आपको, उसके पहले एक फार्मूला समझा दिया जाए। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप सबको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने तक जाएंगे सर? 5 तक। 1 2 3 4 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको कैलकुलेट ना करना हो तो आप एक मोबाइल नंबर याद रखें 9290878473। जिन्हें कैलकुलेट करना आसान लगे वो कैलकुलेट कर लेंगे, जिन्हें ये नंबर लगे आसान तो उसके लिए कह रहा हूं मैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट 5.92 आएगा अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बीएम यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आए, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए अगर 5, तो 5 रखोगे एन की वैल्यू और इससे आंसर आ जाएगा 5.92। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90, 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.84 और 1 है तो 1.73। ये बीएम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी। तो अगर मुझसे पूछा जाता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन याद करूं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने म्यू इज इक्वल टू रखा अंडर रूट 3 + 2। इसे सॉल्व करते नहीं बैठा, सीधे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 3.87। मुझे ऐसे रैंडम किसी का भी क्वेश्चन पूछा कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का बताइए,
मैग्नेटिक मूवमेंट। तो पहले मैं कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन किया 3d7 उसके बाद आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एक्वायर 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से पता चल रहा है कि डी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो माई म्यू इज इक्वल टू √4 4 + 2 ये वैल्यू रखने के बाद सीधे 4.90 bm मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करती है। इस फार्मूले का नाम है बच्चों स्पिन ओनली फार्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयन। तो हर एक है ना ट्रांजिशन मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड अगर क्या शो कर रहे हैं कलर, तो उसके लिए रीजनिंग कलर से रिगार्डिंग रीजनिंग तो कहीं भी किसी भी चैप्टर में पूछी जाए आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है। ये रामबाण है वो ये है पहला आंसर। कलर से रिगार्डिंग कोई भी आपको रीजनिंग पूछी जाए तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे रीजनिंग absorption of certain wavelength from visible region। Third, excitation of electron from lower energy to higher energy। पर्टिकुलर अगर वो 9th चैप्टर में आपसे पूछा जाए फिर कलर से रिगार्डिंग क्वेश्चन 9th चैप्टर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वहां पे आप पर्टिकुलर इस तीसरे वाले पूरे सेगमेंट को बड़ा ना लिख के स्मॉल लिख सकते हैं डीजी ट्रांजिशन। तो कहीं भी कलर से रिगार्डिंग आपसे रीजनिंग पूछी जाए कि ये कलर दिखा रहा है ये कलरलेस है तो ये कलर क्यों दिखा रहा है, तो सबसे पहला कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं विजिबल रीजन से सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से कहाँ स्विच करते हैं हायर एनर्जी। तो जो पार्ट स्पेक्ट्रम का वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा कलर वो दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर वो लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं यानी ग्रेटर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने पिछले साल पढ़ा था E = h/ν या hc/λ, यानी जिन वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी कम। तो लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले ज्यादा ट्रांजिट करते हुए दिखाएंगे, यानी वहां जब एनर्जी गैप लोअर से हायर वाला लंबा होगा तो लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो आपको हायर वेवलेंथ वाला कलर दिखेगा। ठीक है, अब आपको विवग्योर में याद हो कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक रेंज है, तो 400 नैनोमीटर वाले इंड अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं लोअर वेवलेंथ वाले, इसका मतलब रिफ्लेक्शन आपको यानी कलर कौन सा दिखेगा हायर वेवलेंथ वाला, यानी आप विवग्योर दिमाग में रखें वही है विजिबल रीजन। ठीक है, तो विजुअल रीजन के जिस कलर को पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग है ना अपोजिट कलर आपको शो होता है। तो अगर आपको रेड कलर का कंपाउंड दिख रहा है येलो ऑरेंज दिख रहा है इसका मतलब पक्का है कि लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, और उल्टा कि अगर वायलेट इंडिगो ब्लू दिख रहा है इसका मतलब कंफर्म है कि हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है। इससे ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा था कि कम। कहने का मतलब अगर लोअर एनर्जी मतलब इस तरह से समझें कि इस फार्मूले को कि लैम्डा अगर कम है तो एनर्जी क्या होगी ज्यादा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो अगर चैप्टर 9 में हैं आप तो चैप्टर 9 ये तो 8 है डीएनएफ ब्लॉक, लेकिन आप 9 में जब गए थे तो आपने देखा था जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे थे
उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा नाम रखा गया था कॉम्प्लेक्स। अब किसी ने पूछा आपसे सर इनका नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों रखा गया, मैं ही पूछता हूं अगर आपसे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि देखिए सर दुनिया में कंपाउंड या तो बने तो आयनिक नेचर रखें यानी आयनिक बॉन्ड बनाए यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या तो कोवेलेंट बॉन्ड बने यानी शेयरिंग से बने। पहली बार आपको इन कंपाउंड्स में दोनों तरीके का नेचर देखने को मिला। वो ये कि आप इसमें आयोनिक और कोवेलेंट दोनों पढ़ते, क्योंकि वार्नर का पहला ही पोस्टुलेट आपसे ये बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल्स शो टू टाइप ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आयोनाइजेबल यानी आयोनिक नेचर रखा था, और ये सेकेंडरी लिंकेज जो आपको बन रहा था वो कोवेलेंट नेचर का था। तो एक कंपाउंड में जब एक साथ दो नेचर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये वर्ड आ रहा है बच्चों कॉम्प्लेक्स। सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या, या तो आयनिक नेचर या तो कोवेलेंट नेचर। यहां हम एक ही कंपाउंड में दोनों नेचर पा जाते हैं, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, कॉम्प्लेक्स। तो यही तो जवाब है। ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए क्यों जानी जा रही है, तो कारण यह है कि मेटल्स दोनों तरीके की वैलेंसी शो कर सकती हैं, यानी इनके अंदर आयोनिक नेचर भी है और कोवेलेंट नेचर भी है। यानी जो है ना डेटिव बॉन्ड के लिए चाहिए उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक पहला रीजन होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, तो इसका पहला रीजन। दूसरा, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस में क्या होता है, बड़ा आसान कि आपने जितनी भी वीबीटी की थी या सीएफटी आप देख रहे थे तो उसमें डी ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा था कि वो वैकेंट ऑर्बिटल में आके लोन पेयर रख दे रहे थे, चाहे साइनाइड हो चाहे अमोनिया और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। जो भी लोन पेयर डोनर थे, लुइस बेस थे या लिगेंड्स, पर्टिकुलर नाम हमने सुना था उस चैप्टर में, तो आके किस में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे सर, वैकेंट ऑर्बिटल्स में। ये किसके थे, मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स जानी जाती हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। दूसरा, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो आराम से ये क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। दो एसेंशियल नीड्स थी। तीसरा, उन इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर पाए इसके लिए उनके पास अच्छा पोलराइजिंग पावर भी है, यानी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है। तो ये तीन एसेंशियल आप रीजनिंग याद रखिए काहे के लिए कि ट्रांजिशन मेटल्स जानी जाती हैं क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। फोर, ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड बहुत अच्छे कैटालिस्ट, ठीक है। जैसे अब जितनी नाम वाली प्रोसेस हमने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ी, उसमें भी आपने देखा कि कैटालिस्ट यही पाए गए, जैसे हैबर प्रोसेस, ठीक है। आपने ओस्टवाल्ड प्रोसेस सुनी, फिर उसके बाद आपने कांटेक्ट प्रोसेस सुनी। तो ये सारे जो नाम आपने सुने उन सब में कहीं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यानी इन्हीं मेटल्स को या तो यूज किया या इन्हीं के कंपाउंड, ठीक। ये एग्जाम्पल थे, ठीक है, जो आपने आज तक पढ़े। अब बात करें कि इनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी आई कहां। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो कर रही है ट्रांजिशन मेटल्स। पहली बात तो कैटलिस्ट क्या था वो याद आ जाए। तो अगर कैटलिस्ट की जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अगर इनमें है, यानी ये भी अच्छे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस के लिए। सबसे पहली बात तो है ना, कैटलिस्ट को प्रोवाइड करना चाहिए लार्ज सरफेस एरिया, एज दे आर सॉलिड। ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया। ये रिएक्टेंट को है ना जोड़े अपने से, इंटरमीडिएट बनाए, और उसके बाद जैसे कंपाउंड बन जाए तो डिसॉर्प्शन करते हैं। ये एक बेसिक मैकेनिज्म या मशीनरी थी किसी कैटालिस्ट की। और इसी में एक वर्ड आया था बच्चों चैप्टर 4 में, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बिल्कुल वहीं से अपन ने उठा ली सारी रीजनिंग कि ट्रांजिशन मेटल्स solids provide
लार्ज सरफेस एरिया, ये पहली रीजनिंग। दूसरा, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ये किस काम आएगी बच्चों? अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कोई आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, कोई कोवलेंट, कोई कोऑर्डिनेशन, ट्रांजिशन मेटल सब प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको आयनिक नेचर वाले से जुड़ना है, आइए। कोवलेंट नेचर से जब जुड़ना है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मेरे पास है। आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है, सर वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड बनाना है तो सर ये इलेक्ट्रॉन लीजिए आप मुझसे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। तो मतलब ट्रांजिशन मेटल अलाउ कर रही हैं जितने भी तरीके की वेरिएबल वैलेंसीज शो हो सकती हैं सारी। तो ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही हैं। इनके पास लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद आती है तीसरी बात जो पर्टिकुलर कैटालिसिस के लिए चाहिए था, दे लोअर the value of activation energy. Activation energy ये वो एनर्जी का पार्ट होता है बच्चों जो रिएक्टेंट जब तक नहीं पाएगा तब तक वो इंटरमीडिएट नहीं बना पाएगा, और इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो पक्का है पहले वो इंटरमीडिएट बनाता है, देन इंटरमीडिएट डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट में। ये इंटरमीडिएट थ्योरी आपको चैप्टर 4 में मिल जाएगी। जो लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हो केमिकल काइनेटिक्स। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनके लिए कि बच्चों एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा अगर रहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी सेगमेंट में रहते हैं। वो जैसे जैसे अपनी एनर्जी बढ़ाते 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 यानी उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ जाए कि वो एक इंटरमीडिएट बनाए। इंटरमीडिएट होता क्या? जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके जो पुराने बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्लीव होने लगे, टूटने लगे और नए बॉन्ड बनने लगे। तो एक ऐसी स्टेट क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां से फिर नए वाले बॉन्ड मजबूत होने लगते हैं और पुराने बॉन्ड पूरी तरह से कमजोर होते जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इंटरमीडिएट इसीलिए काहे में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। वहां एक HI वाला एग्जांपल था H2 और I2 के कॉम्बिनेशन से। तो HH का कोवलेंट बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर, फिर II के बीच का, आयोडीन आयोडीन के बीच का कमजोर, फिर नया बन रहा था H और I के बीच। ये इंटरमीडिएट थ्योरी थी। तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर विदाउट कैटलिस्ट की बात की जाए तो बड़ी लंबी रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथवे दे देते हैं। एग्जाम्पल ऐसे जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आपको VIP गेट पास है ना, तो अगर आप एक कॉमन पीपल की तरह, है ना, आम आदमी की तरह जाते हैं तो आपको लंबी धक्का मुक्की सहना पड़ता है, लंबा टाइम लगता है, फिर एंट्री हो पाती है। लेकिन आप VIP गेट पास पे हैं तो आप खोपचे से, है ना, आराम से आके फ्रंट रो में बैठ जाते हैं, VIP है। तो ऐसे ही रिएक्टेंट्स को VIP बना देता है कौन? कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल्स लोअर कर देते हैं कि बेटा अगर ऐसे जाओगे लंबा पाथवे लेना पड़ेगा तो एक काम करो, खोपचे में चलो, जल्दी से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग थी आपकी, कहाँ काम आने वाली है कि ट्रांजिशन मेटल्स शो कर रहे हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, या ट्रांजिशन मेटल्स उनके कंपाउंड जाने जाते हैं अच्छे कैटालिस्ट के रूप में। तो आप बता दीजिएगा कि वो सारे सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन हैं, तो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जो भी रिएक्टेंट को चाहिए होती हो, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो नीड थी वो मिलती जुलती आपकी कैटालिस्ट से। alloy is a homogeneous physical mixture of two or more metals and non metals। ये बचपन में हमने रटा था। होमोजेनस वर्ड का मतलब यहाँ पे है
कि जब एक लेयर बन रही है तो उसमें जितने एटम आपने एक बार कंपोजिशन में देखा कि एक्स मेटल वाई के साथ मिक्स की जा रही है, दोनों को मोलटेल लेके अपन मिला रहे हैं, तो एक्स के एटम अगर 5 आए फिर 5 वाई के आ गए, तो अगली लेयर में भी 5 और 5 फिर 5 5, यानी इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर कहला रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो अलॉय बनते समय ये यूनिफॉर्मिटी आई कहां से? तो सबसे बड़ा रीजन अलॉय फॉर्मेशन। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें आपने सुना था कि एटॉमिक साइज का वेरिएशन ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर इन देयर साइजेस। फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसा वर्ड पढ़ा आपने, तो आपने ये पाया कि सभी ट्रांजिशन मेटल में अगर आप एक एक करके आगे भी बढ़ते हो तो बहुत लंबा वेरिएशन नहीं, तो सारा का सारा दारोमदार एटॉमिक साइज पे जाता है। जब भी आसानी से अलॉय बन रहे हैं तो इसका कारण ये है कि उनमें एटॉमिक साइज का वेरिएशन लेस देन 15%। तो दो परफेक्ट अलॉय बना पा रहे हैं मेटल्स, इसलिए उनके एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर है। तो ट्रांजिशन मेटल्स show very less variation in their atomic sizes, hence they can easily make alloy। ठीक है, तो formation of interstitial compounds। इंटरस्टिशियल साइट्स कुछ सुनी सुनी लगी, ये पहले चैप्टर में जो आप देख रहे थे कि एटम्स है ना 3D में अरेंज हो रहे थे, तो कई पैटर्न दिखाए थे, वो ABC ए बी टाइप की लेयर्स बन रही थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही थी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो रही थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 12 8 ऐसी चल रही थी। तो ये सारे एटम्स जो अरेंज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सबको पता है कि इनके बीच में जो खाली स्पेस बचते हैं, वैकेंट साइट्स बचती हैं, उन्हीं का नाम है इंटरस्टिशियल साइट्स, या उन्हें वॉइड्स कहते थे। इन वॉइड्स का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कम स्पेस रहता है। आपने रेशो भी निकाला था या रिलेशन भी निकाला था, कैपिटल आर स्मॉल आर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और रेडियस ऑफ एटम के बीच में, तो साइज बड़े छोटे छोटे हैं इंटरस्टिशियल साइट्स के। तो मेटल के क्रिस्टल जब बन रहे होते हैं तो उसमें कुछ नॉन मेटालिक छोटे छोटे एटम, हाइड्रोजन, ठीक है, नॉन मेटालिक हाइड्रोजन गैसेस नेचर के होते हैं सर, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आके ट्रैप हो जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, उनके अंदर पक्का है क्या अवेलेबल होंगी इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। वाइड्स में छोटे छोटे स्मॉल एटॉमिक साइज वाले नॉन मेटालिक एटम आके ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप्ड होंगे, ठीक है। अब अगर मेटल के एटम्स अपने सराउंड में नॉन मेटल्स पा रहे हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन टाइप की होगी, लेकिन ऐसी नहीं कि मेटल्स के आइसोलेट एटम आपको रिएक्शन करते हुए दिख रहे हैं, सॉलिड है, ठीक है। इंटर मेटालिक एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे भी हुए हैं और बीच में साथ में क्या पा रहे हैं नॉन मेटल्स के एटम, तो उनसे भी कुछ शेयरिंग, उनसे लॉस गेन है ना कर लेते हैं। इसीलिए ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक नेचर के रह जाते हैं। कहने का मतलब जैसे एक कंपाउंड अपन ने देखा टाइटेनियम, ठीक है, अब इसकी वैलेंसी अगर मैं कहूं कि इसकी 2 पॉजिटिव होती है, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी सर? 2। स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टॉकियोमेट्रिक के बीच का डिफरेंस समझिएगा। जब इंडिविजुअल एटम्स टेक पार्ट कर रहे हो एटमाइज होके, तो जितने रिक्वायर्ड नंबर में उनकी वैलेंसीज होती है उसी हिसाब से वो अगले के एटम पाते हैं और इस तरह से रेशो मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ पे ये क्रिस्टल बन रहे थे, उस समय आके ट्रैप हो रही है नॉन मेटल्स, कोई स्टॉकियोमेट्री मेंटेन नहीं होगी, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपोजिशन मिलेंगे। और जितने भी कंपोजिशन आपको इस सेगमेंट में दिख रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के, जैसे मैं लिख रहा हूं, इन कंपोजिशंस को देखिए कि वैलेंसी से कहीं इतना ज्यादा डेविएट होते हुए दिखेंगे आपको। जैसे यही TiH आइडियली इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है TiH 1.7, सर कोई एटम 1.7, ऐसा नहीं। मतलब ये कि 100 एटम के लिए 170 एटम ही अवेलेबल हो पा रहे हैं, जबकि होने कितने थे 200। रेशो की बात है, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो लिखाया जा रहा है। उसके बाद जैसे आयरन, इसका तो कंपाउंड आप देख के चकरा ही जाए,
भाई आयरन को अगर 3 वैलेंसी अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आयरन FeH3 बनना चाहिए था या FeH2 बनना चाहिए था, वैलेंसी या स्टोकियोमेट्री के हिसाब से बनना था। यहाँ तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 3 अगर आयरन है तो उसके लिए केवल 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है उस इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। तो ये कितना अवेलेबल स्पेसेस हैं, ठीक है, वैकेंट साइट्स कैसी हैं, कितना ट्रैप हुआ है अमाउंट में, उस हिसाब से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए रीजनिंग और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप बता देंगे कि ट्रांजिशन मेटल जब क्रिस्टलाइन नेचर की क्रिस्टल फॉर्म कर रही होती हैं 3 डायमेंशनल, तो में जो वैकेंट अवेलेबल स्पेसेस हैं उनमें स्मॉल साइज है ना, स्मॉल एटम्स नॉन मेटालिक आगे ट्रैप होते हैं और नॉन स्टोकियोमेट्रिक तरीके से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। एक चीज और दूसरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, उसमें ये बताया गया कि हार्डनेस बढ़ जाती है मेटल की, प्योर मेटल से ज्यादा हार्ड हो जाती है, कुछ तो ऐसे बोराइड्स हैं जो डायमंड से भी हार्ड है, तो ठीक है। रीजन है कि जो जहां जहां वैकेंट स्पेस है जिनके कारण वो कमजोर पड़ रही थी मेटल, वहां भी तो ये आ चुके हैं, तो वो तो हार्ड हो ही जाएगी, ठीक है। मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन कैसे रह जाती है, रीजन है सर पूरी तरह से तो उनसे शेयरिंग हुई नहीं है, पूरी तरह से वो एटमाइज होकर सारे अपने इलेक्ट्रॉनों को तो इन्वॉल्व नहीं किए इनके साथ, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो कंडक्टिविटी दिखाएंगे, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं इंटरस्टिशियल। तो चैप्टर डीएनए ब्लॉक में लास्ट टॉपिक चल रहा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो। सेपरेटली अगर समझें तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, आपके सिलेबस में लैंथेनाइड्स बचे हैं, तो लैंथेनाइड्स में आपको क्या क्या जानना है, अगर सारी बातें कहें, पहले से भी एक्टिनॉइड्स ना के बराबर थे, ठीक है, तो वही सेगमेंट आपका हटा भी है। लैंथेनाइड्स जिनका दूसरा नाम 4f सीरीज एलिमेंट भी है, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लैंथेनाइड्स को कॉमनली Ln लिखा जाता है और 4f 1 to 14 एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 5d में कभी 0 तो कभी 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लैंथेनम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, 58 से लेके 71 तक, इन्हें हम लैंथेनॉइड्स कह रहे हैं। तो जो जो भी एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन है वो आप याद रख लेंगे, जैसे आप पहले पेज में अगर होंगे जहाँ से लैंथेनॉइड्स का आपको पूरा टेबल दिख रहा होगा और एक ग्राफ है, तो उन सब की बातें करता हूँ मैं। पहले आप सीरियम को टिक कर लें क्योंकि बार बार इसके कन्फिगरेशन की बात होती है। सीरियम, उसके बाद सीधे गैडोलिनियम यानी जीडी, और लास्ट में आपको ल्यूटेटियम दिख रहा है एलयू। ये 3 एलिमेंट्स के कन्फिगरेशन आप याद कर लेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है 4f1, फिर 5d1 और 6s2। गैडोलिनियम में सेम केस है, यहाँ हाफ फिल्ड हो रहे हैं, 4f7, 5d1, 6s2। और ल्यूटेटियम में लास्ट में 4f14 हो गया। तो इनके एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन के पीछे कारण कौन सा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल कन्फिगरेशन। अब एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज की बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो जरूरी है लैंथेनॉइड्स में, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ ये है बच्चों कि आप जैसे जैसे लैंथेनॉइड सीरीज में जाते हैं तो एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलेगी, लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक लगातार एक रेगुलर डिक्रीज दिखेगी आयनिक रेडियाई में या एटॉमिक रेडियाई में, ये कहलाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने के पीछे पुअर शील्डिंग या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, किसका, 4f ऑर्बिटल्स का। ये रीजन हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस में 3 कॉन्सिक्वेंस आपको बताया भी गया, तो फिर एक बार सुन लेंगे। पहला ये कि
इन सब के एटॉमिक साइज लगातार रिड्यूस होते हैं, ठीक है, रेगुलर डिक्रीज दिखाते हैं। साथ ही साथ बेसिक कैरेक्टर अगर ऑक्साइड्स का या हाइड्रोक्साइड्स का कंपेयर करेंगे तो एक रेगुलर डिक्रीज दिखेगी। ये हम ऐसा समझा रहे हैं कि सबसे पहला एलिमेंट अगर आपने लैंथेनम मान लिया और लास्ट ल्यूटेटियम, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये कह रहा हूँ कि आपको सबसे ज्यादा बेसिक ये दिखेगा, फिर धीरे धीरे लगातार डिक्रीज देखने को मिलेगी, और सबसे वीक बेस आपको कौन दिखेगा, LuOH होल थ्राइस। रीजन बच्चों कैटायनिक साइज जितना अच्छा होता है यानी बड़ा होता है, उतना ही ईज के साथ वो डिसोसिएट होता है या आयोनाइज होता है। तो वाटर में सबसे जल्दी ईज के साथ अगर OH निगेटिव देने का, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो ये La यानी लैंथेनम दे पाएगा, ल्यूटेटियम नहीं। तो जैसे जैसे आयनिक साइज डिक्रीज होते हैं, है ना, आयोनाइजेशन भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कम होगा तो OH निगेटिव का कंसंट्रेशन घटेगा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर घटता है सीरीज में। अब आयनिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाने के कारण बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आपको पीछे याद हो कि वो सिमिलर हो गई थी। जैसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया था, जिरकोनियम और हाफनियम को एक्सट्रैक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो गई। तो आयनिक रेडियाई अगर सिमिलर है तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, तो वहां भी रीजनिंग में आपने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तो कोई भी क्वेश्चन आते थे आपके पास यही रामबाण था, ठीक है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक जो ग्राफ बना हुआ है, उसी ग्राफ में कुछ आप एलिमेंट निकाल लें। जैसे ही आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट का, है ना, एक्सप्लेन करिए, तो आप बताएंगे लैंथेनॉइड्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी लैंथेनॉइड्स की 3 पॉजिटिव होती है। कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं, उनमें नाम आपको दिए गए हैं आपकी किताब में। Sm2 पॉजिटिव, ठीक है, Eu2 पॉजिटिव, उसके बाद Tm2 पॉजिटिव और Yb2 पॉजिटिव। ये 4 आप 2 पॉजिटिव के लिए याद रखेंगे, और 4 पॉजिटिव वाले भी सीरियम 4 पॉजिटिव, उसके बाद Tr4 पॉजिटिव और टर्बियम Tb4 पॉजिटिव। ये 3 आप एक्सेप्शन के तौर पे याद रखेंगे कि वो लैंथेनॉइड्स जो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं अदर देन Ln3 पॉजिटिव। सारे लैंथेनॉइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एक्सेप्ट दिस। सबसे ज्यादा 4 पॉजिटिव दिखाने का श्रेय किसको जाता है, सीरियम को। उसका रीजन, उसका कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि 6s से 2 और फिर 5d से 1 फिर 4f से भी निकाल दे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा सीरियम। तो इसलिए सीरियम क्या बना रहा है, 4 पॉजिटिव। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी एक्सरसाइज है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो ये आपको एक किताब में डायग्राम दिखेगा ऐसा सूरज भगवान जैसा। तो ये जरूरी है कि अगर आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिमाग में रखते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से सारे कंपाउंड बन जाएंगे। तो आप उसे याद रख लेंगे कि कैसे बन रहे हैं। जैसे लैंथेनॉइड्स की अगर रिएक्शन कराई जाए, किससे, लैंथेनॉइड्स हैं, उसकी अगर रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और लैंथेनॉइड्स की अभी आपने कॉमन देखी +3, तो कंपाउंड बनेगा Ln2O3 यानी ऑक्साइड का। फिर ऐसे ही अगर आप किसी डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 H2SO4, तो डाइल्यूट एसिड में मेटल्स अगर डाली जाती हैं तो सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यानी टिपिकल मेटल्स की तरह बिहेव करेंगी, ये मेटल हैं भी। उसके बाद हेलोजन से अगर रिएक्शन कराया जाए, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको पता है कि इस तरह से कंपाउंड बनेगा
जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती तो AlCl3 बनता है, ऐसे ही LnX3 बन जाएगा। उसके बाद कार्बाइड बना रहा है वो यूनिक टाइप का LnC2, तो ये कार्बाइड यानी कार्बन से रिएक्शन की बात याद रखिएगा, ये लैंथेनाइड के कार्बाइड्स हैं। उसके बाद वाटर में, हाँ, तो ये जैसे एस ब्लॉक की मेटल्स अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं कि कोई भी वाटर में डालने पे वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी आप वाटर को स्प्लिट कर दीजिए H+ और OH नेगेटिव, तो लैंथेनाइड होल थ्राइस बना देगा OH का, और क्योंकि वैलेंसी 3 पॉजिटिव है दिमाग में रखिएगा, यानी मैं ऐसे किनारे कहीं पे लिख दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एज्यूम करके चलेंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, जैसे बिहेव करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। सबसे अच्छी मेटल्स में आता है ये लैंथेनाइड्स। उसके बाद सल्फर के साथ करोगे तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह रिएक्शन करेगा, जैसे ऑक्साइड बन रहा है वैसे ही सल्फाइड बन जाएंगे Ln2S3। और फाइनली नाइट्राइड की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 नेगेटिव और इसके 3 पॉजिटिव, तो यानी सीधा सीधा Lnn। ये लैंथेनाइड से नाइट्राइड हो गई, सल्फाइड ऑक्साइड, एसिड से रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस, हेलोजन से रिएक्शन से ये हैलाइड हो गए, कार्बाइड, ये हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई आपकी लैंथेनाइड्स की रिएक्शन। ठीक है, लास्ट 2 बातें फाइनली, लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ठीक है, लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स बनाने में उनकी टेंडेंसी कम है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप लंबा हो जाता है। ठीक है, इनटी पेनल्टीमेट फिर वैलेंस सेल, इनके बीच में एनर्जी गैप लंबा, और वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स भी टेक पार्ट नहीं कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो इस कारण से लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखा पाना भी दूसरा बड़ा कारण है कि लैंथेनाइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। इस कारण से लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, लास्ट सेगमेंट लैंथेनाइड्स का कि लैंथेनाइड्स का एक अलॉय याद रखना है आपको, वो आपकी किताब में एक पैराग्राफ मिलेगा सबसे लास्ट एक्टिनॉइड के ऊपर, मिक्स मेटल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, मिक्स मेटल MISCH। ये लैंथेनाइड्स का अलॉय है जिसमें लगभग 90 to 95% लैंथेनाइड्स रहती हैं, प्लस आयरन, कार्बन और भी छोटी छोटी सी चीजें, सल्फर, नाइट्रोजन। मेन होता है इसमें लैंथेनाइड्स 90 to 95%। और इसका काम आपसे पूछा जाता है तो बुलेट की शेल बनाने में काम आता है, जिनमें बारूद भरना है तो वो शेल जो होगी तो किसकी बनी होगी, मिक्स मेटल की। तो एक इम्पॉर्टेंट यूज मिक्स मेटल का कि बुलेट की शेल्स बनाने में। दूसरा, मिक्स मेटल है क्या, अगर आपको अननोन टाइप का लगे तो ऐसा नहीं है, लैंथेनाइड्स की अलॉय है कौन, मिक्स मेटल। दूसरा बस हो गया, यहीं तक याद रखिएगा। तो इतना ही था लैंथेनाइड्स में। तो चैप्टर आपका यहाँ से खत्म होता है।